हेलो स्टूडेंट्स, एसीएफ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट्री सॉइल्स। ठीक है, फॉरेस्ट्री सॉइल जो है आप एग्रीकल्चर में भी सॉइल्स, मृदा और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता टॉपिक है फॉरेस्ट सॉइल्स। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट सॉइल है, एनी सॉइल दैट हैज डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इसका सीधे अर्थों में मैं कहूं तो जो वानिकी मृदा होता है, मतलब जंगली जो मिट्टी होती है, वो फॉरेस्ट कवर के कारण, ठीक है, और हेलो स्टूडेंट्स, एसिप की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम फॉरेस्ट सॉइल के बारे में वानिकी के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट सॉइल या जिसे हम वानिकी मृदा कहते हैं। ये जो मृदा है, जो वानिकी सॉइल्स है, वो मुख्यतः फॉरेस्ट कवर के कारण ही बनता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर के कारण ही इसके गुण में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसके जो भी डेवलपमेंट है वो फॉरेस्ट कवर के कारण ही कॉमनली इसको बनने में सहायक होता है। ठीक है, और फॉरेस्ट सॉइल जो होता है वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स गुण दिखाता है। सामान्य जो सामान्य सॉइल होते हैं या सामान्य मिट्टी से थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं। अब ये भी जो भिन्नता है, ठीक है, वो आप देखेंगे कि जो कॉमन पेरेंट मटेरियल होते हैं वो यहाँ भी पाए जाते हैं जो सामान्य मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, और सेम कंडीशन पे अगर देखा जाए तो दोनों में सिमिलरिटी काफी मिलती है, सामान्य मृदा और वन मृदा में। जो इनको सामान्य मृदा से अलग करता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ हम देखेंगे कि ये क्यों अलग है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि जो पहला इनको सबसे अलग करता है, जो पहला पॉइंट है वो है यूनिक इफेक्ट्स ऑफ डीप रूटिंग बाय द ट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंगलों में आप देखते होंगे मिट्टियों में बहुत गहराई तक जड़ों का होना, बहुत गहराई तक जड़ों का होना, ये अन्य स्थान की तुलना में ये इनकी प्रॉपर्टी रहती है, जिसके कारण इनके अलग गुण पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ अब बाकी जगहों पर जो जड़ हैं पौधों के वो ऊपरी सतह तक रहते हैं, लेकिन वन की मृदा में जो जड़ें हैं वो काफी गहरी रहती है। दूसरा जो भिन्नता है वो है स्पेसिफिक ऑर्गेनिक्स एसोसिएट विथ फॉरेस्ट वेजिटेशन। ठीक है, इनका जो ऑर्गेनिक्स, देखिए मृदा में, मिट्टी में बिल्कुल जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे, तो इनके जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, ठीक है, यहाँ की वनस्पति के कारण हर एक वनस्पति अलग अलग प्रकार का वेजिटेशन है, मतलब अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों में अलग अलग क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है, गिरते रहते हैं। ठीक है, शामिल होते रहते हैं, जिसके कारण ये सामान्य मृदा से अलग होते हैं। तीसरा जो कारण होता है वो लीटर मतलब देखिए लीटर लेयर एंड लीचिंग promoted by the product of its decomposing of soils। इसका सीधा अर्थ यही होता है कि यहाँ पत्तों के गिरना जो होता है, पत्तों के, तनों के, और जो यहाँ के जानवर हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी मलत्याग होता है उसके कारण जो मिलने वाला जो मैटर्स है वो इसमें शामिल हो जाता है और डिकम्पोज होकर सॉइल बनता है। तो ये तीन कारण होते हैं जो सामान्य मृदा से इस मृदा को वन्य की मृदा को अलग करता है। पहला कारण यही है कि यहाँ की मिट्टियों में जो पौधे के जड़ हैं वो काफी, या पेड़ों के जड़ जो काफी डीप रहते हैं। दूसरा कारण यह है इनके जो ऑर्गेनिक मैटर्स है वो
अलग अलग जंगलों में अलग अलग वनस्पति के कारण मिट्टी का जो प्रॉपर्टीज है वो भी अलग रहता है। उसी प्रकार लीटर लेयर मतलब होता है कि जो भूमि की ऊपरी सतह पर जो मिट्टी बनती है वो क्या बनती है, पत्तों के, तनों के, फल के, फूल के सड़ने से, डिकम्पोज होने से बनती है, तथा जंगली जानवरों के जो अवशिष्ट है उनसे बनती है। ये जो मिट्टी है, यही 3 कारण है जो सामान्य मृदा से ये मृदा अलग होती है। इसके साथ ही आप जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए ये एक सामान्य भूमि की मिट्टी है, देखो ये एक नॉर्मल किसी भी भूमि की मिट्टी है, लेकिन ये जो है ये आपका वानिकी मिट्टी है, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग हॉरिजॉन्स होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्स है आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ इस ओ हॉरिजन, ई हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन, इसको आप एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी सिमिलरिटी है इस मिट्टी की, वन्य मृदा की और सामान्य मृदा की या कृषि मृदा की, बहुत सारी सिमिलरिटी इन दोनों में पाई जाती है। जो मेन डिफरेंस था वो मैंने ये 3 पॉइंट बता दिया। इसके अलावा भी अगर हम लोग बहुत गहराई में पढ़ें कि वन मृदा और मतलब बोला जाए, जैसा कि आप देख देखा कि फॉरेस्ट मृदा और कृषि मृदा में क्या अंतर होता है, अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या मिलता है जरा देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल डेवलप अंडर द नेचुरल कंडीशंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नेचुरल कंडीशन पे ये डेवलप होते हैं, क्योंकि पौधे के पत्तों से वनस्पतियों के सड़ने से और पत्तों के गिरने से जो मिट्टी पनपती है, ठीक है, वो नेचुरली होता है। जबकि कल्टीवेशन मतलब कृषि में जो सॉइल होता है वो मनुष्य द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, मतलब मनुष्य के द्वारा ही वो क्या क्रिया फलित रहता है। हम जैसा मिट्टी को बनाना चाहे वैसा मिट्टी बन जाता है, ठीक है। तो वो कृषि जो मिट्टी होती है वो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा इन्फ्लेक्टेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन द हायर ड्यू टू द कंटिन्यूअस एडिंग्स ऑफ लीफ लिटर एंड रूट डिके। मतलब ये कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिक मैटर है वानिकी मृदा में वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वनों में हमेशा पतझड़ के समय जो पत्ते गिरते हैं, तना गिरते हैं, फूल गिरते हैं, उससे ये क्या है, ये लीफ लिटर के कारण यहाँ ऑर्गेनिक मैटर कंटिन्यूस ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इज लोअर, यहाँ पे क्या थोड़ा कम रहता है। ये देखिए यहाँ पे जो लोअर प्रॉपर्टी रहती है किसकी, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। बिकॉज ये रैपिडली क्या डिकम्पोज हो जाते हैं और यहाँ पे पत्तों का गिरना बहुत कम होता है, ठीक है। ये कृषि मृदा से बिल्कुल भिन्न रहते हैं। थर्ड जो पॉइंट अगर देखा जाए, लीटर फॉल एंड टी सेड्स कीप द यूनिफॉर्म मॉइस्चर। देखिए पत्तों के गिरने से, लगातार गिरने से जो लेयर बनता है और यूनिफॉर्म मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर मतलब पानी का जो हो वो मॉइस्चर कंटेंट वो यूनिफॉर्म रहता है जंगलों में, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, द मॉइस्चर इज मेंटेन बाय द इरिगेशन। सिर्फ सिंचाई के दौरान ही हम इसके मॉइस्चर को, पानी के जो भराव को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या वेरी करता है, मतलब भिन्न भिन्न रहता है अकॉर्डिंग टू आप जैसा सिंचाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भिन्नता देखें तो सॉइल टेम्परेचर इज लोअर बिकॉज ऑफ मॉइस्चर कंटेनिंग इन द ट्री सेड, ठीक है। इनमें जो पानी, मिट्टी में जो पानी रहता है वो क्या है, पेड़ों की छाया के कारण यहाँ के मृदा की मिट्टी जो है, यहाँ की जो मिट्टी है उनका टेम्परेचर बिल्कुल लो रहता है और इनका टेम्परेचर थोड़ा जनरली हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पेड़ की छाया नहीं मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट कवर और वेजिटेशन फैसिलिटीज डिकम्पोजिशन एंड रिलीजिंग न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही बात है कि जंगलों में क्या रहता है, अलग अलग वनस्पति होने के कारण एक तो फॉरेस्ट कवर होता है, उसके कारण क्या रहता है, डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होता है और बहुत अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इन मृदाओं में। जबकि यहाँ न्यूट्रिशन कैसे आ जाता है, कॉम्प्रिहेंसिवली स्लो होता है। कहाँ पे, ये कृषि मृदा में जो न्यूट्रिशन रिलीज होता है वो बिल्कुल कम रहता है, क्योंकि एक दो फसल के न्यूट्रिशन ही रह पाते हैं। यहाँ तो हजारों की संख्या में पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, जिसके कारण अलग अलग वेजिटेशन से अलग अलग न्यूट्रिशन रिलीज होते रहते हैं। आगे की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सिमिलर है बिल्कुल फॉरेस्ट कवर में। यहाँ ये जो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा न्यूट्रिशन रहेंगे एज कंपेयर टू कृषि मृदा के। यहाँ पे न्यूट्रिशन साइकिल जो होता है ना वो कंप्रेसिवली लेस होता है। तो ये दो पॉइंट सिमिलर रहेंगे, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेट रेट ऑफ डिमांड। जो नेट रेट ऑफ डिमांड है
नेट रेट ऑफ डिमांड फॉर द मिनरल न्यूट्रिशंस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इज लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इतने सारे मृदा में होता है, ऑलरेडी होता है, इसलिए ये मृदाएं हमको डिमांड नहीं करती ऑर्गेनिक मैटर के लिए। बट जो कृषि मृदा है ये हमेशा हमें न्यूट्रिशन के लिए डिमांड करती है, इसलिए हम अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन के लिए फर्टिलाइजर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर देखा जाए जंगली मृदा में, एज द रिजल्ट ऑफ अबव ऑल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल्स आर गुड इन द फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो फॉरेस्ट सॉइल में जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहता है, बेटर रहता है एज कंपेयर टू द कृषि मृदा से। जो कृषि मृदा से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, वन मृदा की रहती है। ठीक है, तो ये था जो आपने देखा कि कृषि मृदा जो है वो किस तरह से भिन्न है फॉरेस्ट सॉइल से। ठीक है, फॉरेस्ट मृदा से कृषि मृदा किस तरह से भिन्न है, ये सारे पॉइंट्स आपने देखा। मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस फॉरेस्ट्री में जो आप सॉइल पढ़ेंगे उसको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृषि में वो सारी वीडियो अवेलेबल है फॉरेस्ट की, मतलब कृषि में फॉरेस्ट सॉइल की पूरी वीडियो आप अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप कृषि में पढ़ेंगे वही आप ये भी पढ़ेंगे। जो कृषि का जो मृदा है वो फॉरेस्ट का मृदा सेम है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि दो मृदाएं अलग अलग हम क्यों पढ़ें, तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फॉरेस्ट सॉइल पढ़ लें या फिर इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल की जगह पर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जो सॉइल है आप अगर उसको पढ़ लिए हैं तो काफी है। तो आप वहीं से सारे वीडियो देख सकते हैं किसके, सॉइल्स के। ठीक है, तो एग्रो सॉइल जो है ना, चाहे एग्रो सॉइल पढ़ लो, एग्रीकल्चर में सॉइल पढ़ लो, चाहे फॉरेस्ट्री में सॉइल पढ़ लो, दोनों सॉइल एक ही है। तो अगर आप वहां से देख लिए तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो हम ये जो एग्रीकल्चर में जो सॉइल से जो वीडियोस बने हैं आप वहीं से कवर कीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है और एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर से जो सॉइल है ये टॉपिक वहीं से पढ़िए पूरी वीडियो आपको पूरा डिटेल में आपको एग्रीकल्चर वाले में जो एग्रीकल्चर की जो मृदा है वही फॉरेस्ट मृदा है। जो डिफरेंस था मैंने बता दिया, और बाकी सारी चीजें सिमिलर है। इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ एग्रीकल्चर का जो सॉइल का वीडियो है वही फॉरेस्ट का सॉइल वीडियो। ठीक है, चलिए दूसरी चीज एक और, ये टॉपिक आप वहां से पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो है इन्वायरमेंटल साइंस ऑफ, ये भी एक टॉपिक है किसमें, फॉरेस्ट्री में। आप सिलेबस में देखिए, फॉरेस्ट के सिलेबस में इन्वायरमेंटल साइंस करके एक टॉपिक है फॉरेस्ट्री में। तो ये इसको आप फॉरेस्ट्री में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है इन्वायरमेंट साइंस में। ठीक है, जो इन्वायरमेंट वाली वीडियोस हैं वो सारे वीडियो इसी में काम आने वाले हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है वो यहाँ भी अप्लीकेबल होगा। तो ये दो टॉपिक आप दो अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं। इसको आप एग्रीकल्चर वाले पार्ट में कवर कीजिए, और इन्वायरमेंट साइंस को जो फॉरेस्ट में है वो इन्वायरमेंट भी है। तो आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो एक सब्जेक्ट है ही और ये सब्जेक्ट उसी में कवर हो जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट के ये दो टॉपिक आपको अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, लेकिन फॉरेस्ट का इस वीडियो में हम फॉरेस्ट सॉइल से और क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सॉइल से हम फॉरेस्ट के सारे जो एमसीक्यूज हैं उसको देख लेते हैं, वो जो जरूरी होगा। एमसीक्यू, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं वो सॉइल के हैं। ठीक है, आप देख पाएंगे ये मृदा से रिलेटेड सॉइल के ही पूरे एमसीक्यूज हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देखते चलिए, बहुत इजी है। चलिए सबसे पहले ये होता है, हु इज द फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। आप देख पा रहे हैं सॉइल फिजिक्स के फादर किसे जाना जाता है, सॉइल फिजिक्स के जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, हिले को सॉइल फिजिक्स के जनक कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन इन साइज ग्रुप ऑफ सॉइल्स पार्टिकल्स बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ISSS के दौरान जो सॉइल्स के पार्टिकल्स है, ये देख पा रहे हैं आप, जो सॉइल्स के पार्टिकल्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है, इनकी कितनी क्लासिफिकेशन है, ऑप्शन है 3, 4, 6 और 7। तो इनको 4 सॉइल के पार्टिकल्स को 4
क्लासिफिकेशंस है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये 4 ग्रुप है सॉइल पार्टिकल्स के, ये 4 ग्रुप है, ठीक है। प्लेटी, स्फेरिकल, ब्लॉकी और कॉलम्बर, राइट, कॉलमनार। तो ये कॉलम्स में भी, ब्लॉकी में, स्फेरिकल में, प्लेटी में, ये 4 प्रकार के सॉइल पार्टिकल्स स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। ये किसके द्वारा? IEEE के द्वारा, इंटरनेशनल सॉइल्स ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ फाइन क्ले पार्टिकल्स इन द UST क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल टेक्सचर। देखिए सॉइल टेक्सचर को आप डिटेल में वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। सॉइल टेक्सचर में आप देखेंगे कि ये पूछा गया है कि फाइन क्ले का, जो फाइन क्ले होता है, अलग अलग क्ले के लिए अलग अलग वो होता है, तो फाइन क्ले के लिए क्या साइज है? तो फाइन क्ले का जो साइज है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, वेरी फाइन, 0.002 mm, ये होता है फाइन क्ले का पार्टिकल का साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं मृदा में। पार्टिकल स्मॉलर देन ब्लैंक माइक्रोन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द साइजिंग। कितने छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको सेपरेट में नहीं किया जा सकता? तो 20 से कम वाले, 20 से कम वाले पार्टिकल्स को, ये माइक्रोन्स को, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। which of the following soils water infiltration is more rapid? किस मृदा में वाटर इन्फ्लेटेशन ज्यादा होता है? ठीक है, सैंडी सॉइल में, लोमी सॉइल में, क्ले सॉइल में, या सभी में? आपको ये जो है, ये वेरियस टाइप का सॉइल्स में देखिएगा कि जो वाटर इन्फ्लेटेशन है, मतलब पानी का जो रिसाव है, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सैंडी सॉइल में होता है। वेरी सिंपल, ए होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड। देखो सॉइल्स का जो अरेंजमेंट करना है, उनमें से ऑप्शन दिया है कि अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल्स पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सॉइल टेक्सचर कहलाता है, सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है, सॉइल कंसिस्टेंसी, या सॉइल प्लास्टिसिटी? तो जो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है, उसका आंसर हो जाता है सॉइल। ये बात कर रहा है सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल स्ट्रक्चर में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन, ये डेफिनेशन बिल्कुल आ सकता है, इस टाइप के सिंपल सा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। देखिए प्रोपोर्शंस की बात की जाए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो किस प्रोपोर्शन में सॉइल पार्टिकल्स को रखा जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंसिस्टेंसी, या सॉइल प्लास्टिसिटी? तो आंसर हो जाएगा सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर में हम सॉइल्स के, मृदा के प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, ठीक है, जिसे प्रोपोर्शनल कितना परसेंट जो है, ठीक है, कौन सा हॉरिजन किस प्रोपोर्शंस में है, उसको हम सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं। और सॉइल स्ट्रक्चर में होता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट की बात आए तो सॉइल स्ट्रक्चर आएगा, जहां प्रोपोर्शंस की बात आएगी तो वहां सॉइल टेक्सचर की बात आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बल्क डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? तो आप देख पाएंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप उसका फॉर्मूला है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। वेट ऑफ द सॉइल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल्स, वेट ऑफ द सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल्स, ये होता है वेट बल्क डेंसिटी, राइट, वेट बल्क डेंसिटी। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, ड्राई बल्क डेंसिटी ग्राम प्रति सेकंड मीटर क्यूब, ये क्या होता है? तो आप देख पा रहे हैं, जो ये होगा वेट
वेट ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये तो वेट बल्क डेंसिटी होता है। जो ऑप्शन बी है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये हो जाता है आपका वेरी, जैसा नाम से पता चल रहा है, ड्राई बल्क डेंसिटी हो जाती है। नेक्स्ट बनते हैं पार्टिकल डेंसिटी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होता है? देखिए पार्टिकल डेंसिटी जो होता है, आपने ये देखिए, ये था वेट वेट बल्क डेंसिटी, ये था आपका वेट ड्राई बल्क डेंसिटी, सॉरी ड्राई बल्क डेंसिटी। तो इस बार जो आंसर हो जाएगा पार्टिकल डेंसिटी जो होता है वो सी, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। वेट ऑफ ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, यहां था वेट। हाँ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। वेट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल सही है, तो इसे हम लोग पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी, जिसमें डिनोमिनेटर में आपको पार्टिकल्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ द फाइन टेक्सचर? अगर टेक्सचर अगर फाइन हो तो उस इस दशा में आपका बल्क डेंसिटी क्या होगा? ठीक है, तो ये रखने वाली चीज है, हमको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, जो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। 1.1 टू 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये आपका हो जाता है बल्क डेंसिटी फाइन टेक्सचर के लिए। फाइन टेक्सचर के लिए बल्क डेंसिटी याद रखिए 1.1 टू 1.3 ग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स टेक्सचर? अब देखिए कोर्स टेक्सचर, फाइन का अच्छा क्या होता है, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है वेरी फाइन है, वेरी फाइन। और कोर्स में क्या हो जाता है, पार्टिकल्स जो है वो क्या है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, और जबकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जो कोर्स टेक्सचर मतलब पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा 1.4 से 1.8 ग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो फाइन के लिए 1.3 तक, और 1.3 से 1.8 तक जो है ये क्या है, कोर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। जैसे कि आपने वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी इज, वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी हायर देन द पार्टिकल डेंसिटी से, लोअर देन द पार्टिकल डेंसिटी से, या इक्वल टू पार्टिकल डेंसिटी होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो बल्क बल्क डेंसिटी है वो क्या होता है, छोटा होता है, यानी लोअर होता है, लोअर देन द पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी से बल्क डेंसिटी कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सॉइल के हिसाब से ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अपन देखते हैं। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, एलिमेंट इसेंशियल फॉर द फ्लोकुलेशंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। देखिए सॉइल का मतलब ऐसा कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है जो मिट्टी के फ्लोकुलेशंस के लिए जिम्मेदार होता है, बहुत नेसेसरी होता है। फ्लोकुलेशंस का मतलब होता है कि जो भी आपने यहाँ पेस्टिसाइड डाले, मतलब जो भी आप फसल के लिए जो भी उपयोगी चीज डालते हैं, वहां पे क्या आप देखते हैं कि जो भी जरूरी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, सेडिमेंटल मतलब नीचे जम जाते हैं, और जो केमिकली फ्लोटिंग पार्ट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऐसे ऊपर पानी की तरह झाग की तरह ऊपर रह जाते हैं। तो ऐसे फिनोमिना को मिट्टी की ऐसे प्रॉपर्टी को हम फ्लोकुलेशंस कहते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ऐसा कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है जो फ्लोकुलेशंस के लिए सहायक होते हैं? तो आप ये कैल्शियम जो होते हैं फ्लोकुलेशन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, एलिमेंट एसेंशियल फॉर द डी फ्लोकुलेशन। अब ये डी फ्लोकुलेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाता है सोडियम, वो जिम्मेदार होता है डी फ्लोकुलेशन के लिए। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे हैं, मोर स्टेबल एग्रीगेट्स आर फॉर्म्ड बाय। देखिए एग्रीगेट सबसे ज्यादा किसमें बनते हैं? सॉइल के, मृदा के एग्रीगेट्स जो है वो क्या होता है,
ऑप्शन जैसा कि आपको ये ऑप्शन में दिया है, ह्यूमस सब्सटेंस होता है, अर्थवर्म होता है, प्लांट्स रूट्स एंड डीके होता है, ठीक है, या ये सभी होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा जो मिट्टी में वानिकी मृदा जो सबसे ज्यादा मिल के एग्रीगेट होते हैं, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जो पाया जाता है जिनके कारण से इसमें न्यूट्रिशंस बढ़ते हैं, वो है आपका प्लांट रूट्स, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख पाते हैं कि जंगलों में जो है कोई वहां के जड़ उखाड़ने नहीं जाता है। आप देख पाएंगे कि कोई पेड़ मर गया या काट दिया गया तो उसकी जड़ें मृदा में ही रह के डिकम्पोज हो जाती हैं। तो उसको एग्रीगेट होने में इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो आप देखेंगे प्लांट रूट ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि मिट्टी के एग्रीगेट होने में, ठीक है। चलिए हिंदी में बोलूं, अगर एग्रीगेट का मतलब होता है वन मृदा में और किस चीज का सबसे ज्यादा वृद्धि होता है, तो वन मृदा में किस मृदा बनाने में कौन सहायक होता है सबसे ज्यादा, तो वो है आपका प्लांट रूट्स, ठीक है, प्लांट रूट्स डीके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे द सॉइल स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस फॉलोड इन इंडिया। देखो किसके सॉइल का स्ट्रक्चर है किसके द्वारा हम इंडिया में फॉलो किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यूएसडी के द्वारा। ये हमारा जो स्टैंडर्ड है यूएसडी के द्वारा प्रमाणित है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये यूएसडी है, ये है एक्चुअली यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा हम लोग मानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसके द्वारा हम लोग को मानते जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच सॉइल इज द मोस्ट डिजायरेबल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है, प्लेटी, ब्लॉकी, ग्रेनुलर या क्रूम्बल, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सॉइल टेक्सचर के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा मोस्ट डिजायरेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है क्रूम्बल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डिजायरेबल टेक्सचर होते हैं कृषि के लिए, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सॉइल्स क्लासेस, सॉइल के कितने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं, ठीक है, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस, 6 या 7 क्लासेस होते हैं। तो इसका याद रखिए 4 क्लासेस ऐसे जो अभी मैंने बताया, यही है प्लेटी, ब्लॉकी, क्रूम्बल एंड ग्रेनुलर, ये 4 टेक्सचर के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार के सॉइल्स होते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ नॉन कैपिलरी पोर्स, ठीक है, नॉन कैपिलरी पोर्स के साइज क्या होंगे, ठीक है, तो वो 15 माइक्रोन से बड़े होते हैं। देखो कैपिलरी क्या होते हैं, एक जैसे ये बता रहा हूँ, ये मिट्टी के जो पोरस होते हैं, यहाँ से क्या है न्यूट्रिशंस का आगे आना, ठीक है, ये कैपिलरी के समान होता है, इसलिए इसको कैपिलरी एक्सेस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये साइज आपको ऐसा रखने वाली चीज है कि नॉन कैपिलरी पोर्स का साइज क्या 15 माइक्रोन से बड़ा होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ माइक्रो और कैपिलरी पोरस, कैपिलरी पोरस की क्या है, नॉन कैपिलरी का 15 से बड़ा होता है माइक्रोन, ठीक है, पर जहां हम माइक्रो कैपिलरी की पोरस की बात करते हैं तो इसका जो साइज हो जाता है वो उससे भी छोटा रहता है, मतलब ये लगभग 6 माइक्रोन के से बड़ा रहता है। चलिए उसके बाद ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो सही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टेक्सचर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। देखो जल धारण क्षमता के आधार पर हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो लोमी, क्ले और सैंडी है, ठीक है। तो जब भी जल धारण की क्षमता की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसमें होता है, आप देख पाएंगे तो क्ले मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद लोम और उसके बाद सैंडी। बिल्कुल जो रेतीली मिट्टी उसमें जल धारण क्षमता बिल्कुल कम होती है, उससे थोड़ा ज्यादा लोमी का और उससे ज्यादा क्ले का। तो ये होगा इसका सही आंसर CLS, आप ऐसा याद रखिएगा, CLNS, सबसे ज्यादा जल धारण क्ले का, फिर लोमी का, फिर सैंडी सॉइल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। देखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉइल एयर, ठीक है। अब
मृदक में जो भी हवा या एयर रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज रहता है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो 0.3 है ये सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है, लेकिन जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या हो जाता है 0.03। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03 होता है, लेकिन सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 0.3 होता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बन जो धरती की मिट्टी का क्रस्ट रहता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो सिलिकॉन है। ठीक है, उसके बाद पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, और क्या है यार, एक ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, हाँ। जो तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इस तरह आप अरेंज करिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है जो क्रस्ट रहता है मृदा का, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ये अरेंज है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। मोर देन 90% ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द सॉइल टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा सबसे ज्यादा 90% जो है गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है मिट्टी में? वो ऑप्शन दिया है मास फ्लो में, डिफ्यूजन में, पार्टिकल डिफ्यूजन में, या इन सभी में। ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो है आप डिफ्यूजन में होता है। ठीक है, डिफ्यूजन मिट्टी के मिलने से। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। डोमिनेंट ऑफ स्पेक्ट्रल कलर इन मंसेल कलर चार्ट इंडिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर इन मंसेल कलर चार्ट इंडिकेट। ठीक है, मंसेल चार्ट कलर में जो कलर डोमिनेट करता है, कलर चार्ट में जो ज्यादा डोमिनेंट रहता है उसका वैल्यू क्या रहता है? ठीक है, हुई, वैल्यू एंड क्रोमा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये फॉरेस्ट्री के टर्म्स में अगर जो मंसेल चार्ट है, ठीक है, मंसेल चार्ट है, तो क्या इंडिकेट करता है? अगर उसमें जो है डोमिनेंट कलर हो, स्पेक्ट्रल कलर हो, तो वो हुए दिखाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एक इस चार्ट से संबंधित ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछा जाए कि मंसेल कलर चार्ट क्या दिखाता है, तो ये इन सबको वैल्यू दिखाता है। ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रल कलर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ब्लैक सॉइल्स कवर ऑलमोस्ट, तो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, वो जियोग्राफिकली इंडिया को कितना परसेंट कवर करता है? तो वो लगभग 22% काली मिट्टी ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं, जो लाल मिट्टी है वो इंडिया को कितना परसेंट ग्रहण पर बिछी हुई है? तो आप याद रखेंगे कि 20% लगभग, यहाँ पे लगभग 20% जो है वो रेड मिट्टी है, लाल मिट्टी, और लगभग 22% जो है वो आपका काली मिट्टी है भारत में। ब्लैक डेंसिटी बल्क डेंसिटी इन अ सॉइल कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किसके द्वारा बल्क डेंसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है? कोर मेथड द्वारा, एक्सकेवेशंस मेथड द्वारा, या दोनों के द्वारा? ठीक है, तो ये दोनों के द्वारा ही बल्क डेंसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बल्क डेंसिटी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया है कि बल्क डेंसिटी क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के तहत। ग्रेविटेशनल वाटर इन अ सॉइल मूव थ्रू द, ग्रेविटेशनल वाटर जो है मृदा में किस तरह से मूव होता है? माइक्रोस्कोप द्वारा, मैक्रोपोर्स द्वारा, या दोनों के द्वारा? ठीक है, तो बिल्कुल मैक्रोपोर्स के द्वारा ही जल जो है नीचे की तरफ बहता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, वाटर हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन मैक्रोपोर्स। देखो मैक्रोपोर्स द्वारा होता है, ये पता चल ही गया था। इसमें जो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में जो वाटर धारण करने की क्षमता होती है वो किन में होता है? हैवी वाटर में, ग्रेविटेशनल वाटर में, कैपिलरी वाटर में, या हाइड्रोस्कोपिक वाटर में? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, कैपिलरी वाटर में जो है इसका ज्यादातर क्या होगा, ग्रेविटेशनल वाटर के अगेंस्ट में ये चढ़ता है।
क्योंकि पौधों में भी कैपिलरी एक्शन के कारण जड़ों से पानी ऊपर की तरह ग्रेविटी के अगेंस्ट में चढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिलरी राइज इन द वाटर इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ, क्या होगा, कोहेशन मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण जो बल लगता है उसको कोहेशन बोलते हैं। आधेशन मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है उसको आधेशन बोलते हैं, या फिर दोनों लगता है, ठीक है, कोहेशन या आधेशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ऑलवेज कोहेशन और आधेशन दोनों चीजें होता है, तब ये कैपिलरी एक्शन आप देख पाते हैं। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन का जो संकलन था ये मृदा से संबंधित था, क्योंकि वीडियो आपको मैंने एग्रीकल्चर वाले वीडियो में देखने को कहा है, तो वेरी जरूरी हो जाता है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल से रिलेटेड। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। तब वीडियो देखने के लिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।